आज हम बात करेंगे डीपीएसपी की और फंडामेंटल ड्यूटीज की। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों के दोनों। मैं तो कहूंगा कोई ऐसा पेपर नहीं है आप ढूंढ के ला दो जहां से यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हो। पेपर चाहे एसएससी का क्यों ना हो, रेलवे का क्यों ना हो, ठीक है, यूपीएससी का क्यों ना हो, यहां से हर बारी क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। और ये आज अपना लेक्चर 2 है सिलेक्शन सीरीज का, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करेंगे। मैंने दोनों टॉपिक को इसलिए साथ लिया है क्योंकि इनके आर्टिकल्स कई बार वो मिसमैच करके पूछता है। जहां थोड़ी वो ट्रिक लगेगी वहां आपको मैं बताऊंगा। लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना है। और जितने भी भाई अपने साथ पेड ग्रुप में जुड़े हैं, पेड प्रोग्राम में, उनको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और बहुत अच्छा लगता है भाई, मेरे साथ बहुत अच्छे बच्चे जुड़ गए हैं। और कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिनको बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है और वो इस बारी निकाल ले जाएंगे अपना एग्जाम। भाई आई होप मेरी आपके साथ बेस्ट विशेस है कि आप जल्दी से इस लूप से बाहर आए और उसमें जो आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक है, वो मैं करने के लिए पूरा आगे रहता हूं। अब स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को, बहुत ध्यान से समझना है भाई। देखो डीपीएसपी क्या होता है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इंडिया अपना अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया एक वेलफेयर कंट्री है भाई, ठीक है, जहां पर हर सिटीजन का कल्याण हो रहा हो, वेलफेयर हो रहा हो। लेकिन कैसा वेलफेयर? सोशल वेलफेयर तो हो ही हो और साथ में इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो भाई, ठीक है। सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, दोनों। पर भाई आपको भी पता ही है अपने देश में क्या ही चलता है, ठीक है। पूरी तरह से तो ये कोई भी चीज है ही नहीं, कोई भी वेलफेयर सच है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए डीपीएसपी का कंसेप्ट लाया गया था। डीपीएसपी में बेसिकली वो सारे एम्स दिए हैं जो गवर्नमेंट को पालन करने चाहिए, जिससे हमारा देश सही में, या सिर्फ किताबों में नहीं, सही में भी एक वेलफेयर देश बन पाए भाई। चीज ध्यान रखेंगे, जो अपने डीपीएसपी हैं, ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है दोनों में, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है, ठीक है। वो हम फंडामेंटल राइट में अलग से डिस्कस करेंगे, अगला लेक्चर शायद होपफुली उसी का हो, ठीक है। लेकिन एक जो सेम सा थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, पॉजिटिव नेगेटिव का, वो मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। डीपीएसपी बेसिकली पॉजिटिव इन नेचर है भाई, ठीक है, इनका नेचर पॉजिटिव है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट का जो नेचर है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब ये नेचर से मेरा क्या मतलब है? मतलब ये चीज ऐसी है कि स्टेट के ऊपर इनकी कोई फाउंडेशन नहीं है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट के ऊपर इनकी कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। करे तो करे भाई सरकार, ना करे तो ना करे, आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। इसीलिए इनको नॉन जुडिशिएबल या नॉन जस्टिसिएबल बोलते हैं भाई, ठीक है। फंडामेंटल राइट के केस में आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड कर सकते हैं। इसीलिए इनको नेगेटिव इन नेचर बोलते हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर इनकी बाउंडेशन है, क्योंकि ओब्लिगेशंस हैं सरकार के ऊपर इनका पालन करना, ठीक है। डीपीएसपी का आपको पता ही है, करे तो करे भाई, ना करे तो ना करे सरकार। अब ये देख लो भाई, ये टेबल मैंने बना दी आपके लिए, ये ऐसे ही आपको दिमाग में होनी चाहिए। जो डीपीएसपी है वो हमने पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये अपने पार्ट 4 में, और आर्टिकल 36 से 51 इससे डील करता है। ये मैंने आपको बना दिया है पूरा टेबल, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 से 51। एक चीज ध्यान रखेंगे भाई, हमने इसको आयरलैंड से बोरो किया है, और आयरलैंड ने इसको बेसिकली स्पेन से बोरो किया था। लेकिन आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि हमने डीपीएसपी का कंसेप्ट कहां से बोरो किया है, तो हमने डीपीएसपी का कंसेप्ट आयरलैंड से बोरो किया है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी सी पीपीटी बना के इनके नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। बोरोड फ्रॉम आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन बट ओरिजिनली फ्रॉम स्पेन, ठीक है। ये मैंने बताया, सबसे पहले डीपीएसपी का कंसेप्ट स्पेन में आया था, स्पेन से आयरलैंड ने लिया और आयरलैंड से इंडिया ने लिया भाई, ठीक है। डीपीएसपी मैं बता चुका हूं, ये मेंशन करता है जो भी एम्स हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक इंडिया ए वेलफेयर नेशन, ठीक है। ये मैंने बताया, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल नेचर है, इन नेचर है, कांट गो टू सुप्रीम कोर्ट। आप ऐसा नहीं है कि राइट टू वर्क आपका डीपीएसपी में मेंशन है, आप बोल रहे जी मुझे काम दो, सरकार का वो काम नहीं है भाई। तो अगर ऐसा होता फिर तो आप कोर्ट ही चले जाते। जो मैंने बताया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव राइट टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, आप इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन भाई अगर ऐसा होता फिर तो सरकार जो चाहे वो कानून बनाती, चाहे आपको पसंद आए चाहे ना आए। लेकिन एक बात है जो 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दी थी कि डीपीएसपी भले ही नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले, ठीक है, या कोई कानून बनाने से पहले ऑलवेज दिमाग में रखना है डीपीएसपी को, ठीक है, कि भाई किसी के साथ एज सच गलत ना हो। आगे बढ़ेंगे।
एक और पॉइंट देख लो, डीपीएसपी को हम जस्टिसेबल बना सकते हैं अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया चाहे तो कानून बना सकती है इसको भाई। ठीक है, जैसे आर्टिकल 45 था वैसे डीपीएसपी का पार्ट है, बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत राइट टू एजुकेशन बनाया गया, जो कि आर्टिकल 21A में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक केस हुआ था चंपाकम दोराई राजन केस, ये 1951 होगा, इसको हम पीडीएफ में ठीक करा देंगे। ठीक है, इसमें कोर्ट ने बोल दिया था कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू डीपीएसपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लो भाई, डीपीएसपी को हमने बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, एक गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, और लिबरल और इंटेलेक्चुअल। कई बार वो पूछ लेता है कि कौन से गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं और कौन से नहीं भाई, तो आपको ये याद होना चाहिए। इसमें आते हैं अपना 38, 39, 39A, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, 41, 42, 43, 43A एंड 47। ठीक है, यहां पे आते हैं भाई 40, 43, 43B। ठीक है, और 43B मींस मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके बारे में हम बात करेंगे। 47 भी इधर आता है। ठीक है, और 48 भी इधर आता है भाई। 44 इधर आएगा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। ठीक है, 45, 48, 48A। ठीक है, 49, 50 एंड 51। ठीक, ये आपको ध्यान रखने हैं। और कई बार पूछ लेता है, ये वाला आर्टिकल दे देगा, पूछेगा क्या ये गांधीयन है या नहीं है, या इनमें से कोई उठा देगा, पूछेगा गांधीयन है या नहीं है, या सोशलिस्ट है या नहीं है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है भाई। आगे बढ़ेंगे। अब इनको याद कैसे करें, थोड़ी बहुत आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ जैसे आप याद कर पाए। ठीक है, जैसा मैंने बताया आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी दिए हुए हैं। ठीक है, और पार्ट 4 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है भाई। ठीक, 36 में बताया है भाई डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जैसा आपने आर्टिकल 12 भी पढ़ा होगा, जिसमें अपना फंडामेंटल राइट की शुरुआत है, उसमें भी सेम बताया है जो आर्टिकल 12 और 36 है, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन दी है। अब कई भाई पूछते हैं कि स्टेट से क्या मतलब है। स्टेट में बेसिकली अपने जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गया। ठीक है, अपना पार्लियामेंट आ गया। ठीक है, अपना गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। ठीक, और अपना लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, और जो भी ऐसी अथॉरिटीज जो कंट्रोल होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारे भाई स्टेट में मेंशन है। ठीक है, इसमें लोकल अथॉरिटीज जैसे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी भी आ गया। ठीक है, ये 36 बताया मैंने आपको। बहुत सारे बच्चे 36 और 37 को तो पढ़ते ही नहीं है, यहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको भी ये दोनों याद रखने हैं भाई। ठीक है, वो कई बार पूछ लेता है यहां से। आर्टिकल 37 में एप्लीकेबिलिटी बताई है इनकी। ठीक है, इनका नेचर बताया है कि ये नॉन जुडिशिएबल और जस्टिसिएबल इन नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर हैं। ठीक है भाई, अगला है ये थोड़ा सा प्रीएम्बल रिलेटेड है, जिसमें जस्टिस बताया है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। ठीक है, प्लस रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 38 में बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव है इसमें। ठीक है, 38 में बताया है बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है भाई, ऑल्सो टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ पीपल। 39 में बहुत सारे क्लोजेज हैं, सब क्लोजेज हैं इसमें, आपको याद रखने हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, चाहे पेपर कोई भी हो आपका। ठीक है, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो फॉलो आउट करने चाहिए स्टेट के द्वारा। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, उससे आपको ये सारे याद हो जाएंगे। एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, पब्लिक हेल्थ सेंटर, ऐसे याद रख लें इसको। 6 इसमें बेसिकली क्लोज हैं। L फॉर लिवलाइहुड। ठीक है, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, C फॉर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, P फॉर पे। ठीक है, पे मतलब इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन फॉर सेम वर्क। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी उस काम को कर रहा है तो उसको ज्यादा पैसे, कोई वुमेन कर रही है तो कम है। अगर काम सेम है तो दोनों को सेम पैसे ही मिलने चाहिए। ठीक है, इसमें अपना हेल्थ से रिलेटेड है ये। ठीक है, इसमें C फॉर चिल्ड्रन, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ठीक है भाई, अब मैं आपको बता भी देता हूं एक एक करके। जो 39A है अपना, तो एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलाइहुड होना चाहिए भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको इतनी सैलरी नहीं मिल रही जिससे आपका घर भी नहीं चल पा रहा, तो इसमें ये गिवन है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। जैसा मैंने बताया, डी से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, सी फॉर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही किसी इंसान को फेवर करेंगे हम, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आ गया था ये, सीजीएल में भी आया है शायद, और एनटीपीसी में तो भर भर के पूछा है इस बारी। ये तो याद रखना है बहुत अच्छे से, ये मैं आपको बता चुका हूं। इक्वल पे,
ठीक है, फॉर वर्क बोथ मैन एंड वुमेन, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पी ऐसे ट्रिक इसको दिया है। ई देख लो, में गिवन है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, ठीक है, या चिल्ड्रन जो भी हैं किसी भी फोर्स वर्क ना हो, ठीक है, चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज ना किया जाए उनको, इसमें ये मेंशन है। और ये दिया है भाई चिल्ड्रन की ग्रोथ, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, ऐसे इसको हम याद रखेंगे। 39 ए, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो जैसा ही आपको पता है कि जब भी ऐसा ए आता है वो उसका मतलब होता है अमेंडमेंट करके हमने इसको बनाया कानून और इसको जोड़ा है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है, इसका मतलब है आपको वकील मिलेगा, ठीक है, अगर आप कोई केस लड़ रहे हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको वकील दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपको पता है कितना मिल जाता है कितना नहीं, ये तो सब लिखने की बातें हैं, इसीलिए डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। यहाँ तो सरकार चाहे चाहे 5 चीज और ऐड भी कर दे, क्या जरूरी है क्या वो सारी चीजें वो इंप्लीमेंट करा ही देंगे, ठीक है। अगर ये फंडामेंटल राइट में होता तो कोई भी पहुंच जाता कोर्ट में कि भाई जाओ हमें दो, ठीक है, हमारी तो नीड है ये सारी चीजें करने की। या कोई ऐसा है कि राइट टू वर्क है, आप जाके बोल दो कि भाई हमारा तो ये फंडामेंटल राइट है, आप हमें काम दो। सरकार, इसलिए सरकार ने इनको डीपीएसपी में ही रखा है भाई, कि मन करे तो हो गया पालन, नहीं हो गया तो नहीं सही। वैसे सरकार ट्राई करती है कि जितनी हेल्प हो जाए सिटीजन्स की वो करे, और ये चीज ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। इसको हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया था, ठीक है। और 40 तो आपको पता ही है, बहुत इजी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। और आर्टिकल 41 को हम याद रखेंगे, 4-1 3 का मतलब हमारे पास 3 राइट है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है। राइट टू वर्क, जैसे सरकार मनरेगा प्रोवाइड कराती है 100 दिन का, ठीक है, अब तो इसका नाम बदल के कुछ और कर दिया है, आप कमेंट्स में बताना कि इसका नाम क्या हो गया मनरेगा का अब, ठीक है। जैसे राइट टू एजुकेशन, ठीक, और पब्लिक असिस्टेंस, जैसे कोई डिसेबल है तो उनकी पेंशन सरकार बनाती है, ठीक है। 42 में दिया गया है भाई मैटरनिटी रिलीफ, ठीक, और अपना जस्ट ह्यूमेन कंडीशन। ऐसा नहीं है कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं वहां पीने का पानी नहीं है, ठीक है, या कोई आपके लिए बैठने की जगह नहीं है, आप फर्श पे बैठ रहे हैं, कोई चेयर होनी चाहिए, कोई टेबल होनी चाहिए, तो जस्ट ह्यूमेन वर्क कंडीशंस, ठीक है। अगला है भाई लिविंग वेज, इसका मतलब है भाई अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ लाइफ। अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं तो आपकी उस हिसाब से तनख्वाह होनी चाहिए, अगर छोटे में रह रहे हैं तो छोटे में काम चल जाएगा, कम सैलरी में भी। जैसा आपको डीए मिलता है ना, वो इसी का हिसाब किताब है जो ये है लिविंग वेज, ऐसे याद कर लो। अगला बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये उत्तराखंड है ना, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैंने ऐड कर दिया, ये अब आ चुका है सीजीएल में इस बारी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया था कि कौन सा फर्स्ट स्टेट है जिसने इंप्लीमेंट किया यूसीसी, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली होता है कि एक सीधा एक कानून बना दें शादी का या डाइवोर्स का, चाहे रिलीजन कोई भी हो भाई, ठीक है, ये इसमें बोलता है ये। और 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बात हुई है। अब आगे बढ़ेंगे 46, 4-6 2, ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। एससी में भी 2 वर्ड्स हैं, एसटी में भी 2 वर्ड्स हैं। इसमें इकोनॉमिक एंड एजुकेशन इंटरेस्ट के बारे में बात किया गया है एससी एंड एसटी की, ठीक है। आर्टिकल 47, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम पीडीएफ में ठीक करा देंगे, इसको आप याद रखेंगे। AK-47 कैन सीरियसली डैमेज योर हेल्थ, ठीक है, तो ऐसे इसको याद रख लेंगे। एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ठीक है। 48 इज एनिमल हस्बेंड्री, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कॉमन है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। 48A इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, और इसमें क्योंकि ए लिखा है तो इसको भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 49 मीन्स फोर्ट्स एंड हेरिटेज, नो आ रहा है इसमें, नो का मतलब नो, ठीक है, हमें अपने फोर्ट्स एंड अपना जो हेरिटेज कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, नो मतलब उसकी नुकसान नहीं पहुंचाना है, ऐसा हम याद रखेंगे। जो आर्टिकल 50 है ये दिखाता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बारी आया है। और 51 में इंटरनेशनल पीस है, हम ऐसे याद रख सकते हैं, 51 रुपए का हम बेसिकली प्रसाद चढ़ाते हैं जब शांति होती है। तो इसमें भी 2-3 चीजें हैं, वो भी ध्यान रख लो। एक तो इसमें है टू प्रमोट पीस, ठीक है, शांति को हमें प्रमोट करना है। दूसरा है टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, ठीक है। और तीसरा है रिस्पेक्ट करना है जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं या लॉज हैं भाई, ठीक है। ये सारे आर्टिकल मैंने आपको बता दिए, 36 से 51 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक बात मेरी ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। ये चीज और देख लो, 43 में 2 है, ये मैंने अलग से मेंशन कर दिया है, ठीक है। पीडीएफ में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि जनरली लोग इसको भूल जाते हैं, जो भी बच्चे हैं
ये चीज ध्यान रख लेना। 43 जो बी क्लोज है या सेक्शन है, इसको तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको बोलते हैं। इसको 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 2011 में। ये आपको याद रखना है। ये क्या कहते हैं, अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे मैं अमेंडमेंट की एक अलग से क्लास लाऊंगा, उसको कर लेना, बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, 39A में फ्री लीगल एड है, बता चुका हूं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, हु इज सुप्रीम इन डेमोक्रेसी? सिटीजन्स ऑफ इंडिया ही है भाई। ठीक है, सुप्रीम अपनी डेमोक्रेसी में। ठीक है, यहाँ पे आपका टॉपिक होता है खत्म। मैंने ट्राई किया है आपको अच्छे से समझाना। अभी फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे हम, उसको और पढ़ लेना। दोनों टॉपिक आपके जड़ से खत्म हो गए हैं। और ये आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, 36 से 51 तक। ऐसा नहीं है वहां पे वो कुछ भी पूछ लेगा, कभी वहां सोचने लग जाए। 39 ही कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 सेक्शन दे रखे हैं सब क्लोज। ठीक, आपको आने चाहिए अच्छे से। ठीक है भाई, अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। मैंने ये दोनों टॉपिक सेम इसीलिए लिए हैं क्योंकि ये बहुत सेम से लगते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी और आपका डीपीएसपी भी। क्योंकि वो क्या कर रहा है ना, आजकल इन दोनों के आर्टिकल मिसमैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि सिमिलर सी टर्म है दोनों में। यहाँ पे भी फॉरेस्ट, ग्रीनरी ऐसा कुछ आता है और यहाँ पे भी आता है फोर्ट्स करके। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों के बीच में। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, पहले इनको जोड़ा गया है बाद में। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है ये भी ध्यान रखना है आपको। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है इसको, और 1976 से जोड़ा गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखना है आपको। जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली कम्युनिस्ट कंट्रीज में था, अपना डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं था। लेकिन ध्यान रखेंगे, जापान और इंडिया ही ऐसी कंट्री है, ऐसी दो डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने बोरो किया है रशिया से। एक चीज ध्यान रखेंगे, अपनी एक इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 को। ठीक है, ये एक बार सीजीएल में 2022-21 में क्वेश्चन आ चुका है कि अपनी इमरजेंसी कब लगी थी, उसने पूरा डेट पूछ लिया था। तो 25 जून 1975 से लेके 77 के आसपास तक ये लगी थी। ये भी आपको ध्यान रखनी है ये बात भी। ठीक है, कई लोग बताते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस टाइम पे पीएम थी, उन्होंने रशिया को खुश करने के लिए ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज डाली थी। खैर, हमें उनमें नहीं जाना है। एक चीज ध्यान रखेंगे, दीज आर मोरल इन नेचर। ठीक है, ये नॉन जुडिशिएबल है नेचर में। ठीक है, बट इनके लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है कभी भी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट से अपना सरदार सवन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐड किया था। इन्होंने बेसिकली 8 को रिकमेंड किया था। इन्होंने 2-3 चीज और भी बताई थी। इन्होंने बोला था कि टैक्सेस भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, जो कि हमने नहीं लिया था। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया था कि अगर कोई इनको नहीं फॉलो करेगा तो पनिशमेंट होनी चाहिए। ये भी बोला था कि फिर कोर्ट में आप जा नहीं सकते हो अगर आपको पनिशमेंट मिलती है इसके बिहाफ पे। तो वो सारी चीजें भी नहीं मानी गई थी। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और जो 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसको हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको एक बेसिकली ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको ये सारी याद हो जाएंगी। और वो ट्रिक नॉर्मली हर कोई फॉलो करता है, कोई इसमें यूनिक नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको आप इसी हिसाब से याद रखेंगे जैसा ये लिखा हुआ है। जैसे आपको याद होना चाहिए पूरा। मैं आपको की पॉइंट बता दूंगा, लेकिन याद ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि जैसे ये वाली है, यहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को। ठीक है, और बता देता हूं, जैसे ये वाली है, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, ऐसे ही याद रखनी है आपको ये। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। और आर्टिकल 51A इससे डील करता है। इसी के अंदर ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J एंड K। इसको याद रखेंगे किड्स से। K फॉर किड्स। 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना हर पेरेंट की ड्यूटी बनती है। ये ऐसे याद हो जाएगा। A मीन्स अबाइड बाय। ठीक है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे रहना है और रिस्पेक्ट करनी है अपना नेशनल एंथम को, नेशनल फ्लैग को। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है। B फॉर याद रखेंगे बापूजी, मतलब रिस्पेक्ट आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, उनके जितने भी आइडियाज है शेयर करना है।
ठीक है। C फॉर कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन, प्रोटेक्ट सोवेरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। D फॉर डिफेंड या डिफेंस, ठीक है, जब भी जरूरत पड़े देश की सहायता करने में हम आगे रहेंगे, ठीक है। E फॉर इक्वालिटी मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड, प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है। F फॉर फोर्स मीन्स प्रिजर्व आवर कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है। G फॉर ग्रीनरी यानी प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। H फॉर ह्यूमैनिज्म, रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। I फॉर एन आई मेक्स होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये गांधी जी ने बोला था, इसका मतलब है नो वायलेंस, एब्जोर वायलेंस, ठीक है। J फॉर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मींस ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल फील्ड्स एंड स्पीयर्स, के मैं आपको बता चुका हूं। ये आपकी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई हैं, ठीक है। इनको याद बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैंने बताया डीपीएसपी और इनमें फंडामेंटल ड्यूटीज में वो अक्सर कंफ्यूज करता है आपको, ठीक है। ये सारी हो गई, और इसकी पीडीएफ जिन भी भाई को चाहिए है वो हमारे ईमेल पे मैसेज कर दे, हमें मेल कर दे, और बाकी जितने भी बच्चे अपने साथ पेड प्रोग्राम में अपने जुड़े हुए हैं उन्हें ये पीडीएफ मिल जाएगी भाई क्लास के बाद, ठीक है भाई। पढ़ते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये जो सीरीज में स्टार्ट कर रखी है मैंने, जो चला रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली 120 140 टॉपिक ऐसे होते हैं जो एग्जाम कोई भी हो वहां पूछे जाते हैं भाई। मेरी रिसर्च है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, पढ़ते रहें।